गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस और पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साथ आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आप हमें सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए तथा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टा के स्टोरी में आपको हमारी अपकमिंग वीडियो और जो वीडियो डाली जा रही है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही स्टडी विथ नीलम ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट आज का लेक्चर। हाल ही में किस बैंक ने गिग अ अपॉर्चुनिटी पहल प्रारंभ की है? गिग अ अपॉर्चुनिटी पहल तो ये प्रारंभ की गई है एक्सिस बैंक के द्वारा। इस अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि एक्सिस बैंक अगले 1 वर्ष में 1000 नौकरियों का सृजन करेगी। ठीक है, 1000 रोजगार देगी। ठीक है, घर बैठे बैंक से लोग जुड़ सकेंगे और घर बैठकर ही बैंक का काम कर सकेंगे। ठीक है, वर्क टू होम किस बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो एक्सिस बैंक के द्वारा। एक्सिस बैंक के की जो हेडक्वार्टर है ये आपको कहाँ मिलेगा? हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। वर्तमान में इसके एमडी सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। और एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। ओके, एक्सिस बैंक। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया है माई आईएफ। ठीक है, माई आईएफ। इसकी जानकारी भारतीय वायुसेना के द्वारा ट्विटर के माध्यम से दी गई है, जो इंडियन एयरफोर्स का क्या है? ऑफिशियल लोगो है। तो क्या होगा इस ऐप में? इस ऐप के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स की जितनी भी वैकेंसीज अधिकारी स्तर की हो या गनमैन स्तर की हो, वो सारी आपको इस पर जानकारी मिलेगी। ट्रेनिंग कैसे होती है, कैसे इसकी भर्ती होती है, सैलरी पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये सारा का सारा इसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है, ऐप के माध्यम से। इस ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? आरकेएस भदौरिया ने इसे लॉन्च किया है। तो इस ऐप को किसने बनाया है? माई एआईएफ को तो इसे बनाया गया है सीडेक ने। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सीडेक का मुख्यालय कहाँ पर है। मैं बता देती हूँ, पुणे में है इसका मुख्यालय। फुल फॉर्म क्या होता है सीडेक का? सीडेक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग ने इसे तैयार किया है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये लिखा है यहाँ पर फुल फॉर्म भी। ओके, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है? तो ट्राइब्स शोरूम इंडिया का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। किस शहर में हुआ इसका उद्घाटन? मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा और ट्राइफेड के द्वारा किया गया। किस किसने मिलकर किया है? केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा, जिनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? झारखंड का खूंटी है। क्या है? झारखंड राज्य का खूंटी क्षेत्र इनका लोकसभा क्षेत्र है। अर्जुन मुंडा का, जो हमारे केंद्रीय जनजाति मंत्री है। इस ट्राइब्स इंडिया शोरूम के माध्यम से जो ट्राइब से जुड़े हुए जितने भी उत्पाद हैं उनको एक शोरूम के माध्यम से क्या किया जाएगा? बड़ा मार्केट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आदिवासी लोगों की आजीविका में वृद्धि हो सके। ठीक है, तो याद रखिएगा किस किसने? ट्राइफेड और जनजातीय मंत्रालय के मिलकर इसको लॉन्च किया और ये उनकी एक पहल है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश का सबसे लंबा नदी रोपवे
किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पर बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। कहाँ? असम में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ये रोपवे बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 1.8 किलोमीटर होगी। और ये किस किस को जोड़ रहा है रोपवे? तो ये जोड़ेगा गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को। गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी क्षेत्रों को ये जोड़ेगा। ओके, इसकी लागत कितनी है? तो 5600 करोड़ इसकी लागत है। ठीक है, 560 करोड़ इस पुल की या रोपवे की लागत है। तो ये आप याद रखेंगे। असम है तो असम के सीएम कौन है भाई? तो असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, और इन्हें 2020 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। असम के जो गवर्नर हैं वो हैं आपके जगदीश मुखी। कौन है गवर्नर? जगदीश मुखी। और असम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? अजय लांबा। कौन है? अजय लांबा। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क को भी आप याद रखना। यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा, और 2020 में पहली बार यहाँ पर गोल्डन बाघ या गोल्डन टाइगर भी देखा गया है। ओके, क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट आप असम से याद रखेंगे। असम की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो लोकसभा सीटें कितनी है असम की? तो ये है 14, राज्यसभा 7, विधानसभा की 126 है। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप है। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। असम की पहली महिला ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन है? तो सविता विधान बरुआ है। देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य असम है। असम के डिगबोई में होता था पहले तेल उत्पादन। ठीक है, भारत में पहली बार। असम की स्पोर्ट ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास है। इन्हें डिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। और ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस स्पोर्ट्स शूज की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, और उस स्पोर्ट्स शूज के ऊपर इन्हीं का नाम लिखा आता है, ये भी याद रखिएगा आप लोगों के। असम की पर्यटन एम्बेसडर कौन है? प्रियंका चोपड़ा है। अरुणोदय योजना असम सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी न्यूज में बहुत ज्यादा था। ठीक है, ये रिजर्व फॉरेस्ट था, अब इसे क्या बनाया जाएगा? ये अभ्यारण्य बनाया जाएगा, सेंचुरी बनाया जाएगा, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी। ओके, और देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य था, तो इसे अपग्रेड करके अब बनाया जाएगा नेशनल पार्क। ओके, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन्हें याद रखेंगे। ये रही असम की लोकेशन। मैंने आपको बताया भी था, असम सिक्किम को छोड़कर सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से कनेक्ट होता है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये है मेघालय। ठीक है, और यहाँ है सिक्किम। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में निम्न में से किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। जैक कैलिस, लीसा स्टेलेकर और जहीर अब्बास। ठीक है, ये हैं तीनों। देखिए, ये हैं जैक कैलिस, तो ये किस देश से हैं? तो ये साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर है, और ये चौथे साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर हैं जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ओके, ये याद रखेंगे आप। और ये हैं लीसा स्टेलेकर, ये पुणे में जन्मी थी और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की दृष्टि से देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया की 27वीं व्यक्ति हैं। व्यक्ति के क्रम में 27वीं व्यक्ति जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और अगर वुमेन की स्थिति से देखें तो ये 6वीं वुमेन है जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। ओके, और ये हैं जहीर अब्बास, तो ये हैं पाकिस्तान के बल्लेबाज, और ये पाकिस्तान की तरफ से 6ठे नंबर के व्यक्ति हैं जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप इन लोगों से याद रखेंगे, सभी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसके द्वारा गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर अशोक के वेद के द्वारा। किसने लिखी है? डॉक्टर अशोक के वेद ने लिखी है। और इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया है? तो इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्टर। कौन है हमारे? तो ये हैं जितेंद्र सिंह। कौन है? डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। गैस्ट्रिक कैंसर। चेतन भगत की पुस्तक का नाम क्या है? वन अरेंज्ड मर्डर। ओके, और आचार्य विरल आचार्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, तो इन्होंने लिखी थी क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और जो उर्जित पटेल है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने लिखी थी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है, तो ये सभी बुक्स आप याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट,
निम्न में से किस देश ने काले सागर में बहुत बड़े नेचुरल गैस रिजर्व की खोज की है? तो राइट आंसर होगा आपका तुर्की। किसने की है? तुर्की ने की है। देखिए ये रही लोकेशन काले सागर की, और ये देखिए यहाँ पर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं कौन कौन सी हैं काले सागर की, याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काले सागर से लगने वाले, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निम्न में से किन किन देशों की सीमा काले सागर को छूती है। तो ये है आपका रशिया, यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया है यहाँ से, और ये है आपका तुर्की। ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, ब्लैक सी की, इन सभी देशों ने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इन्होंने इसकी सीमा को क्या कर लिया? बांट लिया। ये है जॉर्जिया। इन सभी देशों ने क्या करा? इस काले सागर में अपनी अपनी समुद्री सीमा डिसाइड कर ली, जिससे यहाँ पर पाए जाने वाले जो संसाधन है उन पर क्या डिस्प्यूट ना हो। तो ये है तुर्की की सीमा, और तुर्की के इसी क्षेत्र में क्या खोजा गया है? जो डीप क्या की गई थी? खुदाई की गई थी, ठीक है, डीप सिप ड्रिलिंग की गई थी इस क्षेत्र में, और यहीं पर खोजे गए हैं नेचुरल गैस के भंडार। तो ये आप याद रखेंगे। जो जिन जहाजों से ये खोजा गया वो कौन कौन से थे? दो जहाजों के नाम याद रखेगा, फतह और याजूब, फतह और याबूज, ठीक है, याबूज और फतह, दो हवाई जहाजों के माध्यम से खोजा गया। और तुर्की सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि 2023 से वह इन गैस भंडारों का उपयोग करना प्रारंभ कर लेंगे। कितने क्यूबिक मीटर है यहाँ पर गैस का भंडार? तो ये है 320 बिलियन क्यूबिक मीटर, 320 मिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर आपको समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है ये। ओके, और अगर आपके रूम में मैप लगा है तो उसमें एक बार और अच्छे से देखिएगा, ये लोकेशन आपको याद हो जाना चाहिए। मैं ज़रूर पूछूंगी आपसे किसी ना किसी दिन क्वेश्चन ऑफ द डे में कि काले सागर से लगने वाले कंट्रीज के नाम बताइए। ओके, तो आप रेडी रहिएगा। हम मैप में लोकेशन देखते हैं, ये रही तुर्की, ठीक है, ये तुर्की है और ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो तुर्की का हम देख लेते हैं, तुर्की की कैपिटल क्या है? तुर्की की कैपिटल है अंकारा। मुद्रा क्या है? तुर्किश लीरा। क्या है? तुर्किश लीरा। और ये एग्जाम में आ चुका है, तुर्की की मुद्रा क्या है? तो लीरा याद रखिएगा। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है रेसेप तैयब एर्दोगन, रेसेप तैयब एर्दोगन। ओके, ये सारे पॉइंट आप यहाँ तुर्की से याद रखेंगे। नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो इस राज्य इसका आयोजन किया गया ओडिशा राज्य में। क्या होता है ये नुआखाई? तो नुआ का मतलब होता है नया, और खाई का मतलब होता है भोजन, नई फसल, ठीक है, मतलब चावल की जब नई फसल आती है तो उसके लिए ये सेलिब्रेशन किया जाता है, ये उत्सव मनाया जाता है, जैसे क्या बोलते हैं नुआखाई। ये स्टैटिक्स जीके का भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें फसलों का जब नई नई फसलें आती है तो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया है एग्जाम में एसएससी 2014 में, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। नुआखाई कहाँ होता है? ओडिशा में, और ये छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र में भी मनाया जाता है क्योंकि पड़ोसी राज्य हैं। ओके, ये आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हम लोकेशन देख लेते हैं ओडिशा की। ये रही ओडिशा राज्य की लोकेशन, और आप देख रहे हैं यहाँ इसका पड़ोसी राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। तो आप समझ सकते हैं कि मनाई जाती है। देखिए लोकसभा की सीटें 21 हैं, राज्यसभा 10 है, और विधानसभा 147 सीटें हैं ओडिशा में। ब्लैक पैगोडा या कोणार्क सन टेम्पल मंदिर कहाँ पर है? ओडिशा में है। देश का, और इसे सोलर बनाया जा रहा है, पूर्णतः सोलर, ठीक है, सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। कहाँ पर? कोणार्क सन टेम्पल में। देश का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, महानदी पर है, और महानदी कहाँ है? ओडिशा में। और महानदी पर ही 500 साल पुराने मंदिर खोजे गए हैं अभी, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। बारावती स्टेडियम कटक उड़ीसा में है, और कटक में ही है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कटक में। और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये है मनीला फिलीपींस में। कहाँ? मनीला फिलीपींस में। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट की वीडियो आपकी स्टैटिक्स जीके में ही इंक्लूड होगी, तो ये बन रही है, तैयार हो रही है, तो देखना बिल्कुल मत भूला करो। ओके, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा का नाम वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा कर दिया गया है, और सभी हवाई अड्डे और एयरपोर्ट का मैंने वीडियो बना दिया है स्टैटिक जीके का, तो उसे जाकर देख लीजिएगा।
ताकि आप लोग कहीं से भी कमजोर ना पड़े, ना स्टैटिक जीके से ना ही करंट अफेयर्स से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित हुआ था। और इसमें पहले नंबर पर कौन थी टॉपर? पंजाब यूनिवर्सिटी। और पंजाब यूनिवर्सिटी को ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है, या माका ट्रॉफी से। ठीक है। भारतीय रेलवे का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ पर स्थित किया गया? तो ये ओडिशा के भुवनेश्वर में ही स्थित किया गया है। देखिए यहाँ पर जो आप छोटा सा ये देख रहे हैं घुमाव, ये क्या है? ये है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, चिल्का झील, या इसे ही कहा जाता है लेगून झील। तो ये भी आप याद रखेंगे। चिल्का झील किस राज्य में? ओडिशा में है। नेक्स्ट देखते हैं, UEFA चैंपियंस लीग निम्न में से किसके द्वारा जीत ली गई है? तो ये जीत ली गई है आपके बायर्न म्यूनिख के द्वारा। किसने जीती है ये चैंपियनशिप? बायर्न म्यूनिख के द्वारा जीत ली गई है। और इन्होंने ये जो ट्रॉफी है ये 6ठी बार जीती है। UEFA क्या होता है फुल फॉर्म? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन कितनी बार जीत ली है? बायर्न म्यूनिख ने 6ठी बार जीत ली। और इन्होंने लास्ट टाइम कब जीती थी? 2013 में। ठीक है, 5वीं बार। और 6ठी बार जीत ली है 2020 में। ठीक है। कहाँ हुआ था इसका आयोजन? तो इसका आयोजन हुआ था पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन में हुआ था। और इन्होंने इस प्रतियोगिता की जो इस सीजन की जो 11 प्रतियोगिताएं थी, ठीक है, 11 प्रतियोगिता में से 11 की 11 जीती हैं। किसने? बायर्न म्यूनिख ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने किसे हराया है? तो इन्होंने हराया है इसमें जो पेरिस सेंट जर्मन को। किसको हराया है? पेरिस सेंट जर्मन को इसमें हराया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। भारत के पहले निजी कंपनी निर्मित रॉकेट पिनाका का परीक्षण निम्न में से कहाँ किया गया? तो पिनाका का परीक्षण किया गया है पोखरण में। कहाँ किया गया है? पोखरण टेस्ट फायरिंग रेंज में भारतीय सेना द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। देखिए पिनाका का आपने नाम पहले भी सुना होगा। पिनाका का यूज हम पहले से कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कंपनी DRDO द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब इसे निजी कंपनी ने बनाया, तो उस निजी कंपनी का नाम याद रखिए आप। ये मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया था और इसका सफल परीक्षण हुआ है। तो कंपनी का नाम याद रखिएगा, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड। इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड। ओके, ये निजी कंपनी है जिसने इसको बनाया है और इसका परीक्षण किया गया कहाँ? पोखरण टेस्ट फायरिंग रेंज में भारतीय सेना के द्वारा। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब हम जल्दी फटाफट देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। HDFC बैंक के MD CEO कौन है? शशिधर जगदीशन बने हैं। करूर वैश्य बैंक के MD CEO रमेश बाबू बने हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD CEO पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता बने हैं। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस बैंक में 29% की हिस्सेदारी खरीदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक्सा ये एक्सिस बैंक के द्वारा ही लॉन्च किया गया था ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट। ठीक है, क्या है? एक्सा ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। कौन सा ऐप लॉन्च किया? माई IAF। ठीक है, ये ऐप लॉन्च किया गया है। ट्राइफेड ने आदिवासियों की आजीविका में वृद्धि करने के लिए ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील भी लॉन्च किया था। क्या थी ये? ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील। ये एक मोबाइल वैन थी, ठीक है, जिसके माध्यम से आदिवासियों को उनकी जीविका में वृद्धि करने के लिए अब जो क्या क्या नए उपाय उन्हें अपनाना चाहिए, सरकारी योजना को कैसा लाभ उठाना चाहिए, उसके बारे में इसमें जागरूकता की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्राइफेड। ठीक है, तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म याद रखिए, क्या है ये? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, जनजातीय मंत्रालय के साथ मिलकर मुंबई में क्या शुरू किया इन्होंने? ट्राइब्स इंडिया शोरूम लॉन्च किया है। भ्रमण सारथी योजना, धनवंतरी योजना, प्रज्ञान भारती योजना, ये कहाँ की है? ओडिशा राज्य की है। कहाँ की है? ओडिशा राज्य की। असम के कामाख्या मंदिर में कौन से मेले का आयोजन होता है? अंबुबाची मेले का आयोजन होता है। कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया है। ठीक है, ICC की स्थापना कब हुई थी? ICC हॉल ऑफ फेम पढ़े हैं हमने 3। ठीक है, तो स्थापना हुई थी ICC की 1909 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको दुबई में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल क्या है? दुबई। और इसके वर्तमान में CEO कौन है ICC के? तो ये हैं मनु सहानी। कौन है CEO? मनु सहानी है। IPL का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो ये दुबई में होगा, सितंबर 2020 में। ठीक है, याद रखिएगा। ICC के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? इमरान ख्वाजा। ठीक है, कौन है?
इमरान ख्वाजा। किसने इसके पद से इस्तीफा दे दिया था? तो शशांक मनोहर ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद इसके अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए हैं इमरान ख्वाजा। आईसीसी के एलिट पैनल में भारतीय एम्पायर नितिन मेनन को भी शामिल किया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। और 2020 में इसकी थीम क्या रही? आई एम एंड आई विल। 2019 में भी यही थीम थी, ठीक है, याद रखिएगा। केरल में पहली बार ड्रैगन फ्लाई त्योहार या थुम्बी माहौल सामन पहली बार मनाया जाएगा, ठीक है, कहाँ पर? केरल में। तो ये भी आप याद रखेंगे, ड्रैगन फ्लाई त्योहार कहाँ पर? केरल में मनाया जाएगा। हाँ, मैंने उड़ीसा के बारे में आपसे बात करी है, तो उड़ीसा के सीएम कौन है? तो ये है नवीन पटनायक। इन्हें पेटा के द्वारा पेटा हीरो अवार्ड दिया गया था, किसको? नवीन पटनायक को। तो ये आप याद रखेंगे। ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। और ओडिशा के चीफ जस्टिस कौन है? तो ये चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक, ये भी अभी अपॉइंट हुए हैं, तो ये याद रखिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे और गोल्डन टाइगर यहाँ पर देखा गया 2020 में, तो इसलिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिए। कहाँ पर है काजीरंगा नेशनल पार्क? असम में। गोल्डन वर्ल्ड विंग नामक तितली उत्तराखंड में खोजी गई थी। यह सबसे बड़ी तितली है और ये मादा है, ठीक है, और इसके पंखों की लंबाई इतनी बड़ी है, तो इसने सबसे बड़ी तितली का रिकॉर्ड बनाया है, तो याद रखेंगे। गोल्डन वर्ल्ड विंग कहाँ खोजी गई? उत्तराखंड में। गोल्ड निर्मित होटल कहाँ बनाया गया है? ये वियतनाम की कैपिटल हनोई में बनाया गया है। गोल्ड ही है, पूरे के पूरे गोल्ड से बना है ये होटल। देश का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल है। लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर है। किस नदी पर बना है? तो ये असम में लोहित नदी पर बना है। किस नदी पर है? असम में लोहित नदी पर है। अमृत योजना रैंकिंग 2020 में ओडिशा राज्य किस स्थान पर रहा है? प्रथम स्थान पर है, यह ध्यान रखेंगे। यूनेस्को द्वारा जारी सुनामी तैयारी लागू करने में ओडिशा के 2 राज्यों को चुना गया है। मतलब अगर सुनामी आती है तो इन दोनों गाँवों की तैयारी सबसे बेस्ट है, किसके अनुसार? यूनेस्को के अनुसार। वेंकटपुर गाँव और नूलिया शाही गांव, ठीक है, वेंकटपुर गांव, नूलिया शाही गांव। मधुबाबू पेंशन योजना ये ओडिशा में ही शुरू की गई थी। ट्रांसजेंडरों को उनकी एज के अनुसार 800 से लेकर 900 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं, किसके द्वारा? ओडिशा सरकार के द्वारा। और अभी तक किसी सरकार ने, राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए इस तरीके की कोई योजना प्रारंभ नहीं की है, सिर्फ ओडिशा ने प्रारंभ की, तो ये भी आप याद रखेंगे। हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सबुजा ओडिशा योजना भी प्रारंभ की थी उड़ीसा सरकार ने। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य उड़ीसा। मतलब यहाँ के किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दी है, ठीक है, वो सरकार से कोई जमीन, सरकारी जमीन ले सकते हो, लीज पर उस पर क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर और स्टेचू ऑफ यूनिटी को यूनेस्को की आइकॉनिक साइट्स में शामिल किया गया है, तो ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अर्थ ओवरशूट डे 2020 में कब मनाया गया? तो ये अब 22 अगस्त को मनाया गया। अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है? ये देखिए क्या होता है, पूरे एक वर्ष में पृथ्वी ने कितना उत्पादित किया और हमने कितना उपयोग किया, उसको ही, उसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, पृथ्वी द्वारा उत्पादित संसाधनों को पर्यावरण की दृष्टि से बनाए रखने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। मतलब ये है यहाँ पर अर्थ ओवरशूट डे का कि भाई पृथ्वी ने उत्पादित किया है 70%, ठीक है, 70% उत्पादित किया है एक वर्ष में, और हम यूज कर रहे हैं 120%। तो ये क्या हो रहा है, जितना उत्पादित नहीं हो रहा उससे ज्यादा हम पृथ्वी से क्या ले रहे हैं या पर्यावरण से क्या ले रहे हैं? संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो लोगों को संसाधनों का संवहनीय उपयोग करने के लिए, ताकि संसाधन लंबे समय तक बने रहें, जागरूक करने के लिए अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। कब? 22 अगस्त को मनाया गया 2020 में। इसके लिए कोई फिक्स डेट नहीं है। जब भी अर्थ ओवरशूट डे का जो टारगेट होता है उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, तब इसको मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2006 में। पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया 2020 का? तो ये 21 अगस्त को मनाया गया है। पीड़ित, हिंसा पीड़ित हैं, आतंकवाद क्षेत्र में रहते हैं, अफगानिस्तान वाला हो गया, सीरिया, सोमालिया, ठीक है, जो लेबनान, यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी लोग हिंसा होती है, उसमें पीड़ित होते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को मनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं अगस्त मंथ के पूरे डे। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम दिवस। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे और अंतर्राष्ट्रीय सिर दिवस। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की थीम रही थी बायोफ्यूल
टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। हाथी किन किन राज्यों का है? तो केरल, कर्नाटक और झारखंड का क्या है? राजकीय पशु है हाथी। ठीक है, थीम क्या थी इसकी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। देखिए 12 अगस्त को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 जनवरी को मनाते हैं हम राष्ट्रीय युवा दिवस, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। ठीक है, अपने अंगों को पहले ही आप जिंदा रहते हुए डोनेट कर सकते हैं ताकि आप मर जाएं तो उसके बाद मतलब जब आप जीवित ना रहें उसके बाद दूसरे लोगों को वो उपयोग में आ सकें। 19 अगस्त विश्व मानवता दिवस और विश्व फोटोग्राफी डे। कौन दो डे मनाया गया? 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस और विश्व फोटोग्राफी डे। 20 अगस्त को मनाया गया सद्भावना दिवस और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और वर्ल्ड मॉस्किटो डे। 3 डे मनाए गए थे। 21 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।